नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस का एक फेज पढ़ा। मैंने आपको कहा था रेजिस्टेंस कई फेज में आएगा। ये ओम्स लॉ, ये भी रेजिस्टेंस का एक फेज है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस एन स्क्वायर है टो। मैंने फेज वन यहां से कहा R बराबर रो L अपॉन ए। तो इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने लास्ट लेक्चर में लिए है ना। अब नेक्स्ट पार्ट लेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले कह चुका हूं कि रेजिस्टेंस इस चैप्टर में कई सारे पोर्शन में है और बहुत अच्छा शानदार उसका बेसिक है ना। अपन जो कमेंट्स वगैरह करेंगे तो उसके लिए हमें एक बेस तो मिल ही चुका है, लेकिन इससे भी परे कई सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी होती हैं। अब आ जाइए साहब रेजिस्टेंस का अगला टॉपिक है ना। इसको आप कह सकते हैं ओम के नियम की विफलता है ना, या यूं समझ सकते हैं बेटर जो पॉपुलर वे है वो है ओमीय व अनओमीय परिपथ। इसको एक और नाम से भी कहा जा सकता है रेखिक व आरेखिक प्रतिरोध है ना। तो फेज अपन लेते जा रहे हैं, लगभग बातें प्रतिरोध के इर्द गिर्द ही घूमेंगी है ना। यहां भी जो हम बात करेंगे वो प्रतिरोध के इर्द गिर्द है। टॉपिक को आप ओम के नियम का की विफलता कहें, आप कहें ओमीय व अनओमीय परिपथ, या आप कहें रेखिक व अरेखिक प्रतिरोध है ना। ज्यादा बेटर इसमें जो है वो ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट है, ये ज्यादा पॉपुलर है। सब दो बातों में या दो फेज में बात कर लेते हैं। पहले ए में ओमिक सर्किट है ना, यानी ओमीय परिपथ। पहले इसकी बात कर लेते हैं। बिल्कुल परिभाषा जैसी है वैसी आपको नॉर्मल बात करनी, कोई विषय। मैं आपको कई बार ये कह चुका हूं कि फिजिक्स में मोर देन 50% या लगभग 50% टॉपिक्स से ही आपको उसके अंदर की व्यवस्था पता पड़ जाती है कि आखिर अंदर पढ़ना क्या है। ओमीय परिपथ वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय परिपथ कहलाते हैं, यानी ओमिक सर्किट कहलाते हैं। इन परिपथों के लिए विभवांतर व धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा होता है, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको स्टार्ट में बताया था। जो ओम के नियम का पालन करते हैं उनके लिए विभवांतर व धारा के मध्य खींचे गए ग्राफ या खींचा गया ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा होता है। इसलिए ओम के नियम का पालन करने वाले ओमिक सर्किट या ओमीय परिपथ के प्रतिरोध को रेखीय या रेखिक प्रतिरोध भी कहते हैं। इनमें R नियतांक होगा या R नियतांक होता है ना। ओम के नियम का जो पालन करेंगे तो उसके लिए तो R समानुपातिक स्थिरांक है,
तो वो तो उसको स्थिरांक की तरह ही ट्रीट करेगा जो ओम के नियम का पालन करता है। चलो सब परिभाषा आप जैसा सोचते थे वैसे ही निकली। ओमीय परिपथ मतलब ओम के नियम का पालन करने वाले। अब आ जाओ सब नॉन ओमिक सर्किट है ना, यानी अनओमीय परिपथ। जैसा नाम है यहां भी आपको व्यवस्था वैसी देखने को मिलेगी। वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। इनमें विभवांतर व धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ आरेखिक होता है, वक्राकार होता है। इसलिए इन परिपथों के प्रतिरोध को आरेखिक प्रतिरोध कहते हैं। इनमें कैपिटल आर नियतांक नहीं हो सकता है, यानी इनमें आर क्या होगा, चर होगा, वेरिएबल होगा, है ना। तो सब जो ओम के नियम का पालन नहीं करते अर्थात जो अनओमीय हैं उनमें कैपिटल आर वेरिएबल है, परिवर्तित हो जाता है। अब आपको हैरत तब होगी कि ओमीय व अनोमीय में ज्यादा महत्वपूर्ण परिपथ अनोमीय है। कौन कौन है? जैसे टॉर्च बल्ब, यह अनोमीय परिपथ का उदाहरण है। जैसे डायोड, अर्धचालक है ना, डायोड व ट्रांजिस्टर, ये भी अनोमीय परिपथ है ना। इसके अलावा अपघट्य, अपघट्य भी अनोमीय परिपथ है। इसके अलावा निर्वात नलिकाएं या निर्वात नलिकाएं लिख दूं केवल, ये भी अनोमीय है। तो देखो दो तरीके हो सकते हैं एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता है ना, ये सर ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई एक दो नंबर का अगर ये वेटेज रखता हो तो फिर ये समझ लो कि जैसे अनोमीय परिपथ किससे कहते हैं, उसकी आपको एक डेढ़ लाइन की परिभाषा देनी। जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनोमीय परिपथ कहते हैं। और उसके दो उदाहरण लिखिए, तीन उदाहरण लिखिए। ये आपके सामने एक उदाहरण, ये दो उदाहरण, ये तीसरा उदाहरण, ये चौथा उदाहरण और ये पांचवा उदाहरण। अगर मान लो आप भी डिटेल में जानना चाहो कि इनको मैंने अनोमीय क्यों कहा, ये सारे अनोमीय परिपथ के उदाहरण हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो अनोमीय ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओमीय से। अब इनमें से मैं तीन को डिटेल ले लेता हूं, टॉर्च बल्ब, डायोड ट्रांजिस्टर को एक साथ, और अपघट्य है ना। ये तीन को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, है ना। तो सबसे पहले अपन समझें इस क्रम में टॉर्च बल्ब, है ना। टॉर्च बल्ब, टॉर्च बल्ब में हम किसकी बात कर रहे हैं? कांच की तो बात कर नहीं रहे, उसके फिलामेंट की बात कर रहे हैं। और फिलामेंट किसका है? चालक का। तो एक तरह से समझ लो कि टॉर्च बल्ब की बात करने का मतलब हम चालक की बात कर रहे हैं। सोने साहब आराम से, है ना। जब विभवांतर अल्प है, ग्राफ से समझाया जाएगा, है ना। आपको भी ग्राफ से समझाना है, कोई पूछे तो, डिटेल पूछे तो। ये धारा आई, ये विभवांतर V। ग्राफ बनाने के लिए मैं अदर कलर ले लेता हूं, है ना। अब ध्यान से समझे। टॉर्च बल्ब के फिलामेंट मतलब चालक, अब स्वयं चालक की बात कर रहे हैं अपन, में अल्प विभवांतर पर, जब विभवांतर कम होता है, अल्प विभवांतर पर चालक के सिरों पर विभवांतर यानी फिलामेंट के सिरों पर विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये सब V इज प्रोपोर्शनल टू I। ओम के नियम का पालन है,
क्योंकि जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा है, तो ओम के नियम का पालन है। लेकिन ये तो अल्प विभवांतर पर है। जब आप विभवांतर को उच्च करते हो, तो विभवांतर को उच्च करने का मतलब दी जाने वाली ऊर्जा का मान बढ़ाते हो। तो जब विभवांतर में वृद्धि करते हैं अर्थात दी जाने वाली ऊर्जा बढ़ाते हैं, तो चालक गर्म हो जाता है, और जब वो गर्म होता है तो उसके प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है, यानी प्रतिरोध चेंज हो जाता है। अब ये ग्राफ वक्राकार हो जाएगा, है ना। आप ऐसे समझ लें कि मैंने प्रतिरोध कहा बढ़ जाता है, तो आप ऐसे समझ लें R = V/I, यानी जब विभवांतर अब बढ़ाते हैं उस समय फिर अब धारा बढ़ना या धारा उस दर में नहीं बढ़ती। आपको ग्राफ में दिख रहा है कि जो धारा की वृद्धि शुरुआत में थी यहां तक जो आप देख रहे हो वो तो प्रोपोर्शनल है। इसके बाद देख रहे हो आप ग्राफ वक्राकार हो चुका है, व्हाइट कलर से ग्राफ बन रहा है ना। तो स्वाभाविक है अब V के संगत I नहीं बढ़ रहा, V तो बढ़ रहा है, I नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब अब चालक का यानी टॉर्च बल्ब का प्रतिरोध बढ़ रहा है। क्लियर? तो सब स्वयं चालक भी ओम के नियम का आंशिक रूप से ही पालन करता है, वो भी कब? अल्प विभवांतर तक चालक ओम के नियम का पालन करता है। विभवांतर उच्च करने पर उसके भी प्रतिरोध में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर साहब? तो ये आपके सामने क्लियर कर दिया एक। अब सेकंड एग्जांपल, द्रव अपघट्य, है ना, इलेक्ट्रोलाइट। छोटा सा ग्राफ यहां भी बना दें अपन, ग्राफ से समझना ज्यादा बेटर होता है ना। ये I एड ये V। क्लियर? अब आप जैसे खुद अज्यूम करो जल है, जल में आप H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स डालिए। ऐसा मान लें कि आपने H2SO4 के 1000 मॉलिक्यूल इन ड्रॉप्स के जरिए डाल दिए, तो सबसे पहले तो H2SO4 का डिफॉर्मेशन होगा, यानी H2SO4 अपघटित होगा, है ना। जब H2SO4 अपघटित होगा तो उसके अपघटन के लिए कोई निश्चित न्यूनतम ऊर्जा तो रिक्वायर है ही सही, तो आपको निश्चित न्यूनतम विभवांतर तो अपघटन के लिए देना पड़ेगा। इसका मतलब ये ग्राफ मूल बिंदु से तो चालू नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ ऊर्जा तो आपको किसके लिए देनी पड़ रही है? अपघटन के लिए। अब क्या होगा सब? एक निश्चित विभवांतर V मिनिमम पर अपघटन स्टार्ट हो गया। अब मॉलिक्यूल अपघटित होंगे 2H++, है ना, वह सल्फेट माइनस, ये मॉलिक्यूल अपघटित हो गए। तो मॉलिक्यूल ठीक है 2H+ कैथोड की तरफ दौड़ेगा, सल्फेट एनोड की तरफ दौड़ेगा। आवेश वाहक के दौड़ने से एकदम धारा बढ़ेगी, बड़ी साहब। कब तक? हमने 1000 मॉलिक्यूल माने, तो ये धारा 1000 मॉलिक्यूल के सेपरेशन तक बढ़ेगी, यानी 2H+ 1000 इधर चलेगी, सल्फेट माइनस 1000 इधर चलेगी। अब उसके बाद आप V बढ़ाते जाओ, अब धारा बढ़ने वाली नहीं है, यानी अब यहां तक तो ठीक है। पहली बात तो मूल बिंदु से चालू नहीं हुआ, एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा तो आपको अपघटन के लिए रिक्वायर है। ठीक है, अपघटन हुआ, मॉलिक्यूल अपघटित हुए तो आवेशवाहक मिले तो उसके धारा मिलेगी, धारा मिली, एकदम धारा के मान में तेजी से वृद्धि दिखा दी। लेकिन जब अपघटन कंप्लीट हो गया या कंप्लीट अणु अपघटित हो चुके, उसके बाद आप विभवांतर बढ़ाते हो,
तो फिर धारा नहीं बढ़ेगी, यानी फिर प्रतिरोध बढ़ गया, मतलब प्रतिरोध नियत नहीं रहा, और प्रतिरोध नियत नहीं रहा तो स्वाभाविक है ये अनओमीय परिपथ हुए, क्योंकि प्रतिरोध नियत नहीं है। चलो सब लास्ट एक और एग्जाम्पल देते थे। अर्ध चालक डायोड व ट्रांजिस्टर, है ना, अर्धचालक डायोड व ट्रांजिस्टर। ग्राफ से सूट करती है, बात समझ में आती है बेटर। ये V और ये I। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप समझें, अर्धचालक जैसे सिलिकॉन लें, जर्मेनियम ले लें, इंडियम सल्फाइड ले लें, गैलियम फास्फाइड ले लें, गैलियम आर्सेनाइड ले लें, बहुत सारे हैं, है ना साहब। अब जब अति अल्प ताप है, यानी T बराबर 0 केल्विन, स्वाभाविक बहुत कम ताप है। ताप के इस मान पर क्रिस्टल के सभी सहसंयोजक आबंध बने रहते हैं, उनमें कोई टूटन नहीं होती। जब सहसंयोजक बंध अपनी अवस्था में हैं, उनमें टूटन नहीं है, तो आवेशवाहक भी नहीं है, और आवेशवाहक नहीं है तो धारा भी नहीं है। इससे ग्राफ तो मूल बिंदु से चालू होगा। इनिशियली जब आपने कोई विभवांतर आरोपित ही नहीं किया तो कोई ऊर्जा दी नहीं, ऊर्जा दी नहीं, और हम यूं अज्यूम करके टेम्परेचर डाउन है, तो उस समय आवेशवाहक उपलब्ध नहीं होंगे। आवेशवाहक उपलब्ध नहीं होंगे तो धारा कहां से मिलेगी? चलो सर, लेकिन जब आप विभवांतर आरोपित करेंगे या आरोपित विभवांतर के मान में वृद्धि करेंगे, यानी अब आप ऊर्जा दे रहे हैं, जैसे आप ऊर्जा देंगे सहसंयोजक बंध टूटेगा, और सहसंयोजक बंध के टूटने से इलेक्ट्रॉन व होल मुक्त होगा। ये इलेक्ट्रॉन व होल ऊर्जा देने से, यानी सहसंयोजक बंध के टूटने से मुक्त होता है। अब जो अर्धचालक में घटित होता है वो बड़ी वंडरफुल चीज है। क्या घटित होता है कि जैसे ही आप तो ऊर्जा देना जारी रखे हुए हैं, अब ये मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन और होल क्या करेंगे? तो ये क्या करते हैं कि ली गई या दे जाने वाली ऊर्जा को ये भी अर्जित करते हैं। बंध तो टूट रहे हैं और ये भी उस ऊर्जा को अर्जित करके अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेते हैं। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये भी अन्य सहसंयोजक बंध से टकराएंगे, उन्हें तोड़ देंगे, तोड़ने में सफल हो जाएंगे। तो यहां पर क्या होता है कि बिगिनिंग में तो धारा न के बराबर होती है, लेकिन अचानक, क्योंकि दो बातें हो रही हैं, दो बातों का मतलब सहसंयोजक बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन व होल मुक्त हो रहे हैं, ऊर्जा देना जारी है, ऊर्जा देना जारी है, तो जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन और होल मुक्त होते हैं, ये भी दी जाने वाली ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके अपनी गति ऊर्जा बढ़ा लेते हैं, यानी इनकी भी गति ऊर्जा बढ़ती है और ये भी अन्य सहसंयोजक बंधों से टकराने लगते हैं। तो एक तरफ तो ऊर्जा सहसंयोजक बंध को तोड़ रही है और एक टूटे हुए इलेक्ट्रॉन वो होल भी टकरा के सहसंयोजक बंध को तोड़ रहे हैं, तो अचानक आवेशवाहकों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है। और आप जानते हो I = NeAVD। जब आवेशवाहकों की संख्या अचानक बढ़ जाती है तो अचानक धारा बढ़ेगी, और धारा बढ़ेगी तो मैंने दिखा दिया, देखो धारा एकदम बढ़ी है। धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध के मान में कमी होगी, अर्थात अर्धचालक डायोड व ट्रांजिस्टर में भी प्रतिरोध परिवर्तित है, नियत नहीं है। यह भी ग्राफ सरल रेखा नहीं है, यह भी नहीं है, ये शुरू में था। तो सब अर्धचालक डायोड और ट्रांजिस्टर भी अनओमीय परिपथ हैं, इनका भी प्रतिरोध परिवर्तित है। तो डिटेल में जाए तो आपको मैंने डिटेल में जाने के लिए 3 पर्याप्त उदाहरण पर्याप्त डिटेल से समझा दी है।
ये सब एक टॉपिक और नया कंप्लीट हो गया। अब प्रतिरोध से रिलेटेड नेक्स्ट अगला खंड है ना, अगला खंड पे आ जाओ सब। कार्बन प्रतिरोध तथा रंग संकेत कलर कोडिंग है ना। आप कलर कोडिंग पे फोकस हो, कार्बन प्रतिरोध पे फोकस होने की जरूरत नहीं है, आप तो इस पे फोकस हो। अपने सभी एकेडमिक बच्चों को है कि जाते जाते का मतलब जब आप पेपर देने जा रहे हो, जस्ट उस समय घर से निकलो तो एक बार एक शॉर्ट वे आपको समझाया जाएगा, उसको याद करते जाना है ना। क्या याद करना है, कैसे याद करना, वो भी मैं आपको सब समझा दूंगा है ना। पहले कार्बन प्रतिरोध की बात कर लेते हैं, क्लियर, फिर आगे बात करते हैं। कार्बन प्रतिरोध सब ऐसा प्रतिरोध है जिसको बनाने के लिए हम कार्बन पाउडर, और क्योंकि कार्बन पाउडर फ्लाई होता है, उड़ेगा महीन, तो कार्बन पाउडर में बाइंडिंग एजेंट डाल दो। बाइंडिंग एजेंट का मतलब जैसे पेस्ट डाल दो कोई, ताकि वो फ्लाई नहीं हो। तो बाइंडिंग एजेंट, बंधक कारक जिसे हिंदी में कहते हैं, और कार्बन पाउडर को मिला के एक पेस्ट बना दो। इस पेस्ट को आप बेलनाकार खोखली ऐसे ट्यूब में भर दो। बेलनाकार खोखली ऐसे ट्यूब में भर दीजिए और इधर और उधर वाले सिरे पर कॉपर वायर लगा दीजिए। ये जो चीज है इसी कहते हैं कार्बन प्रतिरोध। बन गया प्रतिरोध। चलो सब, अब बात को समझो। ये प्रतिरोध बहुत बड़े आकार का नहीं होता। जैसे आपने चावल के दाने देखे हैं, चावल के दाने जितने महीन होते हैं, हालांकि बड़े आकार भी होते हैं इनमें, लेकिन ज्यादातर छोटे छोटे चावल के दाने के लगभग टाइप के होते हैं, मतलब उतने लंबे और पतले। अब लफड़ा ये है या प्रॉब्लम ये है कि इनमें मान कैसे लिखें। 2 ओम का प्रतिरोध है तो चावल पे 2 ओम लिखोगे तो किसको दिखेगा। तो एक तो देखने की समस्या और एक लिखने की समस्या। भाई चलो आपने टेक्नोलॉजी से लिख भी दिया, 5 ओम, 25 ओम, 25 किलो ओम, 3 मेगा ओम लिख दिया। अब आप चावल पे लिखोगे तो चावल पे लिखा 3 मेगा ओम या फला डिखा, इतना बारीक पढ़ेंगे कैसे। ठीक है। फिर एक चीज इसके पीछे और भी है। इसके पीछे एक चीज ये है कि कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। अभी इसको बनाने में तो कुछ भी, कार्बन पाउडर एक फ्री में मिलने वाली चीज है, कार्बन का पाउडर ही तो है। बाइंडिंग एजेंट मिला के पेस्ट बना रहे हो, पेस्ट भर भर के प्रतिरोध बना रहे हो। तो जिस मटेरियल से आप बना रहे हो वो मटेरियल तो लगभग फोकट का है, मतलब बहुत कम कीमत का है। और नाम लिखने की कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी। तो प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग को कंट्रोल करना भी हमारा काम है। तो सब क्या करें, अब इसका मान कैसे लिखें। तो मान लिखने के लिए एक जुगाड़ बनाया गया। क्या जुगाड़ है, मैं डिफरेंट कलर से आपको समझाऊंगा। जुगाड़ है कि इस पर अलग अलग कलर की वलय बना देते हैं। मैं भी अलग अलग कलर की वलय बना के से आपको दिखा रहा हूं ताकि बहुत ही अच्छा आपको समझ में आ जाए। ये जो वलय बनाते हैं चूड़ियां, ये मैक्सिमम 4 हो सकती हैं, 4 से ज्यादा नहीं। ये मैक्सिमम चूड़ियों की संख्या 4 हो सकती है ना, अलग अलग रंग। ये जो चूड़ियों की संख्या है 4, इनके द्वारा या इनके रंग के द्वारा आप प्रतिरोध का मान पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे साहब,
तो अभी सब समझाया जाएगा आपको, है ना। कैसे मान पड़ेंगे तो ध्यान से समझो। इसमें जो पहली दो चूड़ियां हैं उनका रंग मैं रंग पे फोकस हूं, उनका रंग तो बताएगा सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक बताएगा, जो अभी आपको समझा दिया जाएगा, टेंशन न लें। तीसरा रंग या तीसरी चूड़ी का रंग यह आपको बताएगा किससे गुणा करें, मतलब गुणज को बताएगा। और जो चौथी चूड़ी है इसका रंग सहता प्रतिशत, टॉलरेंस परसेंट, है ना, सहता प्रतिशत, इसको बताएगा। अब ये सब इन रंगों के क्या अंक हैं, किससे मल्टीप्लाई करना है, सहता प्रतिशत क्या क्या है, अब इनको कैसे याद करना है, तो इसके लिए अब आप आ जाओ बस कलर कोडिंग। यही एक फाइनल चीज है जो आपको पढ़ानी थी, और अब आप ध्यान से सुनो। इसके लिए आप एक वर्ड याद रखना, है ना। क्या है वर्ड? बी रॉय, है ना। ये थोड़ा सा रटने वाली बात है। इनका कोई अर्थ नहीं, इसलिए मैं उसके नीचे लाइन खींच देता हूं। इन ग्रेट ब्रिटेन, है ना। कलर के पीछे क्या नंबर छुपा है उसके लिए याद करना आपको। ग्रेट ब्रिटेन हैज से भी आपको कोई मतलब नहीं, है ना। वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, सबके मतलब है, अभी समझा दी जाएंगे, है। वियर, जो पहने हुए थी, वियर से कोई मतलब नहीं है ना। वियर गोल्डन कोमा सिल्वर नेकलेस। तो सब अभी मैंने आपको सुनाया सारा किस्सा। कार्बन प्रतिरोध से तो कोई ज्यादा मतलब है ही नहीं। ये कार्बन प्रतिरोध पर के मान कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए आप ये याद करो जो मैंने बताई, आप अपने हिसाब से बनाओ। बी रंग के लिए है, ये बी भी रंग के लिए, आर भी रंग के लिए, ओ भी रंग के लिए, वाई भी रंग के लिए। इन पे आपको ध्यान ही नहीं देना, वो तो सेंटेंस बनाने के लिए। ग्रेट का जी भी रंग के लिए, बी भी रंग के लिए है, सेंटेंस बनाने के लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। वी भी रंग के लिए है, जी भी रंग के लिए, डब्ल्यू भी रंग के लिए, वियर सेंटेंस बनाने के लिए। गोल्डन का मतलब गोल्डन ही है, सिल्वर का मतलब सिल्वर ही है, नेकलेस का मतलब नन ऑफ देम है। ठीक है, अब सब ये ऑर्डर याद रखना है। अब इस ऑर्डर में आपको मैं बच्चे के ऊपर का टॉपिक मिटा दूंगा मैं ना, कलर कोडिंग, वापिस उसी पे आ जाओ। अब आप देखो, अब आप कहेंगे कि बी बी बी, बी में ब्लू भी होता है, बी में ब्लैक भी होता है, बी में ब्राउन भी होता है, तीन होते हैं। तो इसमें आप ये ध्यान रखना, जो रिपीट हो रहे हैं उसमें गहरा वाला सबसे पहले, फिर जैसे जैसे गहराई घटती जाए उस ऑर्डर में। जैसे बी 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 3 बार आ रहा है, तो पहला बी डिनोट फॉर ब्लैक। बी में 3 कलर होते हैं, बी ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। तो सबसे गहरा इन तीनों में कौन है? ब्लैक। आप समझ ही गए होंगे, हिंदी में इसे काला कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा समेट के लिखूंगा, मेरे पास स्पेस कम है। अब दूसरा भी, अब दूसरा, अब उससे कम गहरा ब्राउन, ब्राउन बोले तो भूरा। चलो सब ये दोनों फाइनल हो गए। अब आर, आर का मतलब आप समझ ही होंगे, रेड। स्पेस कम है, थोड़ा सा
मैं ऐसे लिखूं लाल। फिर आ गया ROY, ओ का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब नारंगी। Y यानी येलो, येलो का मतलब पीला, है ना। तो देखो R का मतलब भी लिख दिया, O का मतलब भी लिख दिया, Y का भी, इनसे कोई मतलब था ही नहीं अपने को। अब G में भी आप देखोगे दो है, ये भी G है, ये भी G है। अब ग्रे भी होता है और ग्रीन भी होता है। अब ग्रीन ग्रे में गहरा कौन? ग्रीन, है ना। तो G का मतलब ग्रीन यानी हरा, ये G का काम हो गया। अब B तीसरा वाला आया, तो ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, तो तीनों में सबसे हल्का ब्लू, तो अब किसका नंबर आएगा? ब्लू का। ब्लू का मतलब नीला, ठीक है, ये भी हो गया। वी तो वायलेट है, इससे है सो सेंटेंस बनाता है, इससे आपको मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है और इससे मतलब नहीं है। ये तो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, बाकी सबके प्रथम वर्ड से मतलब है इसे। वी वायलेट, वायलेट का मतलब बैंगनी, ठीक है। अब आ जाओ सब, जी वापिस आ गया, तो ग्रीन हो ही गया पहले गहरा, और जी में कौन सा? ग्रीन के बाद ग्रे, ग्रे यानी सलेटी, ठीक है ना। अब क्या बचा? वाइट, वाइफ का मतलब जैसे गुड, फिर वाइफ में W आ रहा है, वाइफ, तो W का मतलब वाइट, है ना। वाइट का मतलब सफेद। ये सब रंग रंग आगे सारे के सारे, तो आप समझ गए। BB रॉय ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, G ग्रीन, B ब्रिटेन का B यानी ब्लू है, इससे कोई मतलब नहीं, वायलेट, ये ग्रे और व्हाइट। अब वियर, वियर सेंटेंस बनाने, अब ऐसा कैसा लिख दो? गोल्डन, अब शॉर्ट बीच के लिखूंगा थोड़ा, मतलब सुनहरा, ठीक है। सिल्वर, सिल्वर का मतलब रजत, है ना। और नन ऑफ नेकलेस का मतलब नन ऑफ देम, नन ऑफ देम का मतलब कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं, नन ऑफ देम। तो सब यूज ले लिए मैंने, यहां तक तो कलर है, वाइफ तक तो। उसके बाद गोल्डन का मतलब तो गोल्डन ही है, सिल्वर का मतलब सिल्वर ही है, नेकलेस का मतलब नन ऑफ देम। अब देखो आपका काम इजी हो गया, सार्थक अंक। अब ये मिटेगा, देखो एक बार कोशिश करता हूं ऊपर वाला मिटाने का, वो मिटेगा तो मेरे पास स्पेस आ जाएगी, ये काम अपना हो गया। चलो अब अपने को स्पेस मिल गई तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अंक, ये सब अब सार्थक अंक, अब नहीं है दिमाग ही नहीं लगाना, अब सार्थक अंक बस 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस खत्म। इनके पास कोई अंक नहीं है, तीनों के पास, है ना। समझ में आएगी बात? इसको 1 मिनट के लिए लिख दूं थोड़ा सा, या 9, ये 9 है ना, सफेद को 9 अंक दिया है। तो कौन कौन से रंग को क्या क्या अंक दे रहा है, तो ऑर्डर याद हो गया ना। एक बार ऑर्डर याद होने के बाद कोई दिक्कत है ही नहीं। गुणज, मल्टीपल, सीधा का सीधा, ये 10 की पावर 0, ये 10 की पावर 1 प्लस 1 सॉरी, है ना, ये 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 4, ये 10 की पावर 5, ये 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 7, ये 10 की पावर 8, ये 10 की पावर 9, और सुनहरा 10 की पावर -1, ये गोल्डन 10 की पावर -1। इधर दिखाता हूं मैं, गोल्डन के पास पावर है 10 की पावर -1, इससे गुणा करेंगे आप। सिल्वर के पास पावर है 10 की पावर -2,
लास्ट 70%, सहन शक्ति कह दो या यूं कह दो टॉलरेंस परसेंटेज है ना, टॉलरेंट परसेंटेज लास्ट वाले 3 के पास ही है। लास्ट वाले 3 कौन कौन है? गोल्डन, यहां हाईलाइट कर देता हूं मैं, है ना। गोल्डन के पास ±5%, सिल्वर के पास ±10%, कोई रंग नहीं ±20%। अब ये सब आपको इसको याद करना है बस, ये चीज। बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियर गोल्डन सिल्वर नेकलेस, उसको याद कर लो, सारा काम उससे हो जाता है। अब मैं साहब इसका न्यूमेरिकल, तो मैं आपसे कह रहा था जाते जाते का मतलब जब एग्जाम हॉल में जाओ आप या घर से जाओ तो एक बार बस इस सेंटेंस को रट लेना बस, है ना। क्योंकि एक बार तो आरबीएससी में ऐसा भी हुआ है कि यह 2 नंबर में आ गया, यानी इसके 2 मार्क्स आ गए। अब उस समय बच्चे घबरा गए कि 2 मार्क्स में क्या करें, है ना, 2 मार्क्स में क्या करें। तो उस समय बच्चे बहुत बुरी तरह घबरा गए, है ना। 2 मार्क्स में क्या क्वेश्चन आया मैं आपको बताता हूं। कार्बन प्रतिरोध पर अंकित रंगीन वलय पर रंगों का क्रम पीला, लाल, नारंगी व रजत है ना। पीला, लाल, नारंगी व रजत है। मैं दिखाता हूं। पीला, लाल, नारंगी व रजत है। 2 नंबर का क्वेश्चन आया था ये। तो ये साहब इसने कह दिया कार्बन प्रतिरोध पर अंकित वलयों का मतलब चूड़ियों के रंगों का क्रम ये है, प्रतिरोध का मान बताओ और उसकी परास बताओ। यह आ गया क्वेश्चन। अब देखो, सबसे पहले कौन? पीला, फिर कौन? लाल, फिर नारंगी, फिर रजत। पहले 2 तो आपको क्या देंगे? अंक, है ना। चलो मैं एक बार सिखा देता हूं आपको। देखो, पीला कितना अंक देगा? 4। लाल कितना अंक देगा? 2। पहले 2 वलयों के रंग क्या देते हैं? सार्थक अंक। तो सब उधर लिखता जाता हूं मैं आपको समझा के। 4, 2। अब तीसरे नंबर का रंग यह बताएगा गुणा किससे करना है। तीसरे नंबर की जो वलय है उसका रंग बताएगा गुणा किससे करना है। नारंगी, ये सब नारंगी है, गुणा किससे करना है? 10 की पावर 3 से। तो तीसरा जो वलय होता है उसका रंग मल्टीप्लिकेशन बताता है किससे करना है। चलो सब आगे चलें। सॉरी, पीछे ले गया मैं, है ना। अब आगे चलें। गुणा किससे करना है? तो गुणा करना है 1000 से, मतलब 10 की पावर 3। चौथा जो रंग है यह बताता है 70% सहन क्षमता। ये रजत है, ये रजत है। चौथा जो चूड़ी है उसका रंग 70%। 70% 3 के पास ही है, गोल्डन, रजत और कोई रंग नहीं। रजत के पास 70% कितनी है? 10%। चलो आ जाओ, है ना, ये सवाल हो गया। ये सब 70% ±10%। अब देखो, ये क्वेश्चन 1 नंबर में तो दावा रखता है। अगर 1 नंबर में आता है ये क्वेश्चन तो आप सीधा सीधा कर देना। आता है R बराबर 4, 2, तीसरा गुणा
10 की पावर 3 ओम प्लस माइनस 7% 10%, ये आपका आंसर आ गया। ये एक नंबर, मतलब एक नंबर में इससे पूछते हैं, है ना। अभी मैं और भी बता दूंगा एक नंबर के तो, पर ये सवाल आरबीएससी ने एक बार 2 नंबर का पूछ लिया तो देखो इतने से काम में तो कोई 2 नंबर नहीं देगा आपको, है ना। क्लियर। अब इसने अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्रतिरोध की परास भी बताओ। अब देखो साहब, R बराबर 42 इंटू 10 की पावर 3, तो ये हो गया 42,000 प्लस माइनस 10% ऑफ 42,000। तो पहले इसको सही करके लिख लेता हूं, 42,000 प्लस माइनस 42,000 का 10% लिखो आप, तो 42,000 का जब आप 10% करोगे तो 10/100 यानी कितना आएगा 4200, है ना। अतः अब देखो 2 नंबर में क्या करना था, अतः आर मैक्सिमम, जब मैक्सिमम लोगे तो आप लिखोगे 42,000 प्लस 4200, यानी जब आप मैक्सिमम लोगे तो आप प्लस चिन्ह लेना, 42,000 प्लस 4200, तो ये हो गया साहब आपका 46,200 ओम। देख लेना कैलकुलेशन, गुणा जोड़ भाग्य वित्ता इंस्टेंट करना, बस खट से कर दिया जो कर दिया, है ना। तो ये 46,000 वह आर मिनिमम, जब मिनिमम की बात करोगे तो 42,000 माइनस 4,200, तो सब प्लस माइनस है, तो प्लस जब देखा रहे हो आप तो अधिकतम रेंज बता रहे हो या अधिकतम सहन क्षमता बता रहे हो, और मिनिमम में न्यूनतम, है ना। तो अब आप लिखोगे 4,000 या 42,000 में से 4,200 घटाओगे, है ना, तो ये आ जाएगा साहब मेरा ख्याल है 37,800। वो आप देख लेना कैलकुलेट करके। तो ये साहब ऐसे 2 नंबर का बना था, है ना। ऐसे 1 नंबर के तो इसका दावा रखता है, 1 नंबर में तो ये दावा रखता है ना। 1 नंबर में तो फिर आपको क्या है, इतना ही करके आ जाना होता है, बस यहां तक, है ना। फिर अगर पूछ ले कि साहब इसके प्रतिरोध की परास भी समझाओ, तो फिर 2 नंबर में आ जाएगा। फिर परास में समझाओ तो मैंने लिख दिया 42,000 और प्लस माइनस 10% किसका, 42,000 का, 42,000 का 10% 4200 हुआ, प्लस करेंगे तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ गया 46,200, और माइनस करेंगे तो माइनस करते ये 37,800 आ गया। ये परास आ गई इसकी मैक्सिमम, ये कहां तक प्रतिरोध दे देगा आपको 46,200, और मिनिमम 37,800, तो रेंज में काम करेगा ये। क्लियर। अब देखो जनरली आता तो 1 नंबर का है ना। अब 1 नंबर का आता है तो देखो मेरे पास इधर स्पेस नहीं बची, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इधर के इधर ही हाथ के हाथ ही समझाने की, देखो, है ना, जुगाड़ करूं। देखो साहब मेरे को कोई चमकीला कलर ले लेने दो ताकि आपको दिख भी जाए और मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊं। अब जैसे इसने कह दिया, यहां भी क्वेश्चन कर देता हूं मैंने, क्योंकि 1 नंबर का ही अब ज्यादा चांस है, इसके 2 नंबर के चांस नहीं, वो एक बार गलती से आ गया जो आ गया। जैसे कह दिया साहब रंगों का क्रम लाल, नीला, पीला है ना। कार्बन प्रतिरोध पर अंकित वालियों के रंगों का क्रम लाल, पीला, नीला है, ऐसे लिया। प्रतिरोध का मान बताओ। अब देखो, अब आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है ना। अब आप यही देखो, जैसे 1 2 3 है, तीसरे नंबर पे लाल, तो यहां लिखो 2, है ना, लाल तीसरे नंबर पे। वो चाहो तो वैसे जमा के लिख दो, मैं एक बार देखो शिष्टाचार की तरह ही होना चाहिए काम, तो एक बार मेथड की तरह ही जमा दूं, है ना, वो ठीक नहीं लगता। फिर पहले लाल लिखोगे आप, प्रथम 2 रंग अंक देंगे, तो तीसरे नंबर पे 1 घटाओ, अंक कितना मिला 2।
अब आ जाओ नीला, तो ये तो ब्लैक ब्लू है, सॉरी ये ब्लैक ब्राउन है, तो आपका ये आया नीला। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे 1 घटाओ, 6 आया नीला, ये 6, 1 घटा दो, 1 इसने घटा दो कि अपना चालू कहां से होता है, 0 से। तो पहले 2 वलयों के रंग तो अंक देते हैं, क्लियर, ले लिया अपन ने। अब तीसरी वलय ये बताएगी गुणा किससे करना है। तीसरी वलय कौन से रंग की है, पीले रंग की, पीला, येलो। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे 1 घटाओ, 10 की पावर 4। चौथा तो कोई रंग लिख ही नहीं रखा, चौथा रंग कोई नहीं है, मतलब कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं को 70% कितनी दे रखी है, चौथे रंग की वलय ही नहीं है, उसकी सहन क्षमता कितनी दे रखी है, 20%। ये इसकी चौथे रंग की सहन क्षमता है। तो सब अब आपको मैं, क्योंकि सामने के सामने सारा दिखाना चाहता था, अब आपको बता देता हूं आपको आंसर क्या लिखना है। यह आंसर लिख देता हूं, इसका मैंने इस जगह पे लिख देता हूं। आपको आंसर लिखना R बराबर 2 6 यानी 26, तीसरा अंक गुणा के लिए ओम प्लस माइनस 70% 20, ये लो सर, ये आपका 1 नंबर। तो अब मैंने देखो इस टेबल की तरफ झांका क्या, नहीं झांका, मेरे को टेबल की तरफ अब झांकने की जरूरत ही नहीं। चलो अब चेक करके देखते हैं, हो आपने तो कर भी लिया होगा है ना। देखते पहला लाल, लाल 2, ठीक है, अपने भी 2 ही। दूसरा नीला, नीला 6, अपने भी सही है, 6 आ रहा है। फिर तीसरा मल्टीप्लिकेशन बताएगा पीला, 10 की पावर 4, ये देखो 10 की पावर 4, और कोई रंग नहीं का तो जानते हैं। तो कहने का मतलब एक रंग, सॉरी एक अंक में ये चीजें आपको मिल सकती हैं। तो इससे मैं इतनी बड़ी टेबल बनाएंगे अपन, इतनी बड़ी टेबल मत बनाओ, बस आप इसको याद कर लो। अब इसमें आप ये समझो 0 से स्टार्ट होता है। तो जैसे मान लीजिए येलो आया 1 2 3 4 5, येलो आया 5वें नंबर पे, तो 1 घटा दो, 10 की पावर 4। जैसे नीला, ये नीला रहा 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे, 1 घटा दो, 6। तो साहब ये आपका कलर कोडिंग यानी प्रतिरोध का सेकंड पोर्शन अपन खंड जिसमें पढ़ रहे हैं अपन, मैंने कहा ना मैं पार्ट में फेजेस में पढ़ाऊंगा। तो प्रतिरोध के मेरी तरफ से भाई ओम के नियम वगैरह को तो मैं छोड़ रहा हूं, बेसिक को भी छोड़ रहा हूं। मैं R बराबर रो L अपॉन S से पार्ट मान रहा हूं, फेज मान रहा हूं प्रतिरोध के। उस फेज को मैंने लास्ट लेक्चर में विद न्यूमेरिकल खत्म कर ही दिया था। आज मैंने अनोमीय व ओमीय परिपथ पढ़ा है और ये कलर कोडिंग। तो आज के इस मटेरियल से आप समझ सकते हैं 1 नंबर तो मिलेगा आपको कन्फर्म। इसमें मेरे को इस पे रहता है, ये आता है कंपटीशन में भी आता है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं स्टाइल समझ में आ गया होगा, वहां भी अंक मिलेंगे उनको भी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये दूसरा फेज खत्म। हर फेज के बाद छोटे मोटे जो भी पॉसिबल न्यूमेरिकल, देखो एक डिटेल न्यूमेरिकल है, या आपको डिटेल न्यूमेरिकल करा दिया, छोटा सा न्यूमेरिकल करा ही दिया आपको। बात अब आप समझ ही गए होंगे कि जब पहले 2 वलयों के रंग अंक दिखाते हैं, तीसरा गुणज, चौथा है ना। फिर भी स्वाभाविक कमियां रहती हैं, और अगर ऐसी कोई कमी रह जाती है, आपको लगता है कि आपको हमसे मिलना है, हमसे इस तरह के और क्वेश्चन समझने हैं, उनके सॉल्यूशन लेने हैं, रूटीन डीपीपी चाहिए, अदर मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, वहां हम आपको फ्री सेवा प्रदान करेंगे। बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।